हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग का है प्राचीन भारत की जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है वैदिक काल। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल, जो सभी एग्जाम के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल की जो हमारा तिथि है, उस तिथि का जो निर्धारण किया गया है, जो किया गया 1500 बीसी से, 1500 बीसी से 600 बीसी, 1500 बीसी से 600 बीसी का जो इतिहास है, उस इतिहास को वैदिक काल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वैदिक काल। अब हमें ये जानना होगा कि वैदिक काल क्यों बोलते हैं। तो ये जो सभ्यता थी, आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता था। किनके द्वारा? आर्यों के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है कि आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता को, आर्य के द्वारा जो स्थापित सभ्यता थी, उस सभ्यता को हम लोग बोलते हैं वैदिक काल। और अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आर्य क्या थी? एक जाति थी या भाषा? आर्य क्या है? एक जाति है या भाषा? तो हमें ये जानना होगा कि आर्य एक भाषा की समूह थी। आर्य क्या थी? एक भाषा की समूह थी, न कि एक जाति था। और एक भाषा के समूह होने के कारण, एक भाषा की समूह होने के कारण आर्य के द्वारा जो बोले जाने वाली जो भाषा थी, उस भाषा जो बोलती थी संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो यहाँ से आपका दो क्वेश्चन बनता है कि आर्यों का जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। आर्य ना एक आर्य जाति नहीं थी, बल्कि आर्य एक प्रकार की भाषा की समूह था, जो पंजाब और जो पंजाब और अफ़गानिस्तान की क्षेत्र में, पंजाब और अफ़गानिस्तान की क्षेत्र में क्या था? बसा हुआ था। अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में क्या था? बसा हुआ था। तो ये हमारा क्या है टॉपिक, यहाँ से बनता है कि आर्य के द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और आर्यों के द्वारा खोजी गई जो धातु है, आर्य के द्वारा खोजा गया जो धातु है, वो क्या था? लोहा था। और लोहा की खोज 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। लोहा की खोज कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी उत्तर वैदिक काल में ही लोहा की खोज हुआ था। और लोहा को उत्तर वैदिक काल में श्याम यश के नाम से जानते थे। किस नाम से? श्याम यश के नाम से जानते हैं। तो हमें ये भी जानना होगा, लोहा को क्या बोलते थे? श्याम यश। और तांबा धातु का उपयोग किया गया था, जिसे बोलते थे लोहित अयस्क। तांबा धातु का जो खोज किया गया था, उस तांबा धातु को क्या बोलते थे? लोहित। तांबा धातु को लोहित अयस्क बोला जाता था। लोहित अयस्क। तो ये भी क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हमें ये पता करना होगा कि आर्य सर्वप्रथम जो बसे हुए थे, जो कहाँ बसे हुए थे? पंजाब और अफ़गानिस्तान की क्षेत्र में आर्य बसे थे। लेकिन आर्यों के जो मूल निवास स्थान है, उसको लेकर क्या है? विवाद है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जो वैदिक काल है, जो दो कालखंड में बटा हुआ था, एक को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, तो दूसरे को क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। एक को क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल, तो दूसरे को क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल की जो कालखंड है, जो 1500 बीसी से 1000 ईसा पूर्व तक हमें पढ़ना है। और हमारा दूसरा जो हिस्सा है, जिसे बोलते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, इसमें उत्तर वैदिक काल पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ऋग्वैदिक काल के बारे में। लेकिन अभी नहीं, ऋग्वैदिक काल हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये हमारा ऋग्वैदिक काल का इतिहास है। और जब उत्तर वैदिक काल पढ़ाएंगे तो हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये जानेंगे कि वैदिक काल के लेके, वैदिक काल में जो आर्य, जो एक भाषा की जो समूह थी, उस समूह को लेकर क्या है? विवाद है। तो मैं उसके बारे में जानेंगे। और वैदिक काल जो एक सभ्यता थी, जो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन इसके जस्ट पहले देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना, वो कैसी सभ्यता थी? वो एक सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो यहाँ पे बताता है क्या कि वैदिक काल, तो वैदिक काल का विभाजन जो किया गया है, जो दो भाग में करते हैं। एक भाग को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, जो 1500
ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमारी इतिहास है। हमारा दूसरा जो कालखंड है इसे क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमें क्या होता है, पढ़ना होता है। और इसके जो संस्थापक थे जिसे क्या बोलते थे, आर्य। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऋग्वैदिक काल में हम जानेंगे कि ऋग्वैदिक लोग द्वारा खोजा गया सर्वप्रथम जो धातु है उस धातु का नाम था तांबा का प्रयोग किया था। लेकिन मानव ने सर्वप्रथम तांबा की खोज किया था, लेकिन उस तांबा को ऋग्वैदिक काल में क्या किस नाम से जानते थे, अयस्क धातु के नाम से। कौन सी धातु, अयस्क धातु के नाम से जानते थे। और मैक्स मुलर ने आर्यों को लेकर एक अपना बयान दिया था कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, आर्य जो हमारे देश में आए हैं वो कहाँ से आए थे, आर्यों का जो मूल निवास स्थान है मध्य एशिया। और मध्य एशिया के कौन, बैक्टीरिया क्षेत्र से आर्य लोग क्या थे, बैक्टीरिया क्षेत्र में आर्य लोग निवास करते थे। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, मैक्स मुलर ने आर्यों को मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या थी, वैदिक सभ्यता कहलाती है, जो हम लोग बताने का प्रयास किए हैं। अब हम ये जानेंगे कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो मध्य एशिया के किस क्षेत्र के, बैक्टीरिया के क्षेत्र से। जो सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैक्सिमम एग्जाम में अगर वैदिक काल से क्वेश्चन पूछा जाना रहता है तो यही क्वेश्चन उठाता है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है जो मैक्स मुलर के अनुसार कहाँ बताया गया है, तो मध्य एशिया। और मध्य एशिया की बैक्टीरिया क्षेत्र को बोला गया है। दूसरा हमारा जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने बोला कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है जो उत्तरी ध्रुव पे से आया है। लोग कहाँ से आई है, उत्तरी ध्रुव से आया है। दयानंद सरस्वती ने कहाँ बोले, तिब्बत से इन्होंने बोले। गंगानाथ झा ने बोले ब्रह्मवर्षी देश से। और एल.डी. कला ने बोला कश्मीर और हिमालय के क्षेत्र से आर्य लोग आए हैं। और गाइडन एवं चाइल्ड बोले दक्षिणी रूस से आए हैं। तो ये हम लोग का थोड़ा सा मत था आर्यों के बारे में। अब जानेंगे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता के विपरीत आर्यों की सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और उनकी भाषा क्या थी, संस्कृत। यानी कि उस ग्रामीण सभ्यता की भाषा क्या थी, संस्कृत। आर्य समाज कैसी समाज था, पितृ प्रधान समाज था, पितृ प्रधान समाज था। लेकिन इसके जस्ट देखें हड़प्पा सभ्यता तो मातृ प्रधान समाज थी। इसमें पिता की प्रधानता दिया गया है। समाज की जो सबसे छोटी इकाई होता है जिसे परिवार बोलते हैं। और जो उनकी यहाँ पे हमें समझना होगा कि पूरे समाज को आर्यों के जो प्रशासनिक इकाई थी उस इकाई को 5 भाग में बांटा गया था। कितने भाग में, 5। इसे बोलते थे कुल, क्या बोलते थे, कुल ग्राम 20 और जन। तो सबसे छोटी इकाई को कुल बोलते थे, इससे बड़ा ग्राम और इससे बड़ा 20 और 20 से बड़ा जन। तो ग्राम के जो मुखिया होते थे, ग्राम के जो प्रधान होता है जिसे क्या बोलते थे, ग्रामनी, क्या बोलते थे, ग्रामनी। और इस 20 की जो प्रधान होता है उस 20 को बोलते थे बीसपति। और उस जन की प्रधान को क्या बोलते थे, राजन, उसे क्या बोलते थे, राजन। और राज अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी क्या थे, प्रमुख थे। पुरोहित एवं सेनानी क्या थे, प्रमुख थे। तो यहाँ पे समझना होगा कि उनकी जो 5 प्रशासनिक इकाई में बांटा गया था जिससे कुल, ग्राम, 20 और जन बोलते थे। कुल, ग्राम, 20, जन एवं राष्ट्र। कुल, ग्राम, 20, जन एवं राष्ट्र। और उस इकाई की जो सबसे छोटा इकाई था जिसे कुल बोला गया, और जो सबसे बड़ी था उसे क्या बोला, राष्ट्र। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ग्राम की जो मुखिया था, ग्राम की जो प्रधान होता जिसे क्या बोलते थे, ग्रामनी, क्या बोलते थे, ग्रामनी। अब हम ये जानेंगे कि सूत, रथकार और कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहा जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करता था। अब ये जानने का इसमें प्रयास करेंगे जो हमारा वैदिक काल की कुछ नदियां हैं, यानी 40 प्रकार की नदी का वर्णन किया गया है ऋग्वैदिक काल में। लेकिन इसमें हम लोग मुख्य नदी की बात करेंगे। सिंधु नदी को हम लोग का प्राचीन जो सिंधु नदी है जिसे आज हम लोग वर्तमान में क्या बोलते हैं, इंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडस बोलते हैं। जिसे उसमें क्या बोलते थे, सिंधु नदी, क्या बोलते थे, सिंधु नदी। सरस्वती का सरस्वती बोलते हैं। सतलज को प्राचीन नाम था सतुद्री, क्या नाम था, सतुद्री। ब्यास को बिपाशा बोलते थे। रावी को पुरासनी बोलते थे।
चीनाव को आशिकिनी बोलते थे, झेलम नदी को बितास्ता बोलते थे, गोमती को गोमल बोलते थे, काबुल को कुंभा बोलते थे और गंडक को सदानीरा। इन्हें ये समझना है कि इंडस जो हमारा है जिसे सिंधु नदी बोलते थे, सिंधु क्या था, इंडस बोलते थे, और सरस्वती को सरस्वती बोलते थे, और सतलज को उसमें प्राचीन इतिहास में सतुद्री, ब्यास को बिपाशा, रावी को पुरासनी नदी के नाम से जानते थे, चीनाव को आशिकिनी, झेलम को बितास्ता और गोमती को गोमल के नाम से जानते थे। इस प्रकार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पूरब दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधि को देखने वाले गुप्तचर होते थे। कौन से लोग होते थे? गुप्तचर। और वर्जपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। जो वज्रपति होता था जो क्या था? गोचर भूमि के अधिकारी था। इसके अलावा उग्र अपराधी को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र किसको? तो अपराधियों को पकड़ने की कार्य करता था। ये कुछ संस्था का नाम बताया गया। और सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। यानी कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति दो राजनीतिक जो पार्टी जो संस्था, उस संस्था की भी चर्चा किया गया, सभा और समिति की, जो राजा को सलाह देने की काम करता था। और सभा श्रेष्ठ को संभालता था, जो लोगों की संस्था थी। वैदिक काल में कुछ शब्द का प्रयोग किया गया, जैसे राजा, तो राजा को गुप्ता बोलते थे। क्या बोलते थे? गुप्ता। अतिथि लोग, जो भी अतिथि लोग थे उसे गोहंता या गोहन बोलते थे अतिथि लोग को, क्योंकि उन लोगों को गाय के मांस ही उसमें खिलाते थे, इसलिए गोहंता बोला जाता था। युद्ध को बोलते थे गविष्टि या गेसु या गम, यानी उसमें युद्ध भी होते थे जो गाय के लिए, इसलिए उसे गविष्टि बोला गया। और गाय को किस नाम से? अघन के नाम से। और लांगल मतलब हल होता था, लांगल मतलब हल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, जितना हमसे कवर होगा उतना हम कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि और इसके बाद यदि कवर नहीं होता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में महिला भी सभा एवं विधत में भाग लेती थी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या उस समय की जो महिला थी, जो क्या ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति में भाग लेता था कि नहीं? तो लेती थी। तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया। कितने बार? 275 बार। 20 का 170 बार किया गया। और सभा को 8 बार और समिति को 9 बार। यानी कि सभा और समिति को 8 एवं 9 बार। और सबसे ज़्यादा किसको किया गया है? जन शब्द का प्रयोग किया गया, 275 बार किया गया है और किया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया, 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। इसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो गंगा और यमुना है, इस नदी का प्रयोग 1 बार किया गया। तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गंगा और यमुना का कितना बार प्रयोग किया गया? 1 बार। बाकी हम लोग इसके बारे में बताए थे कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है और उनके जो प्रतिपादक, तो मध्य एशिया से किसने बोला था? मैक्स मुलर ने। तिब्बत से दयानंद सरस्वती ने बोले थे। पमीर की पठार से एडवर्ड मेयर ने बोले हैं। बैक्टीरिया के क्षेत्र से जेसी रॉड ने बोला है। तो इसको आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आज हम लोग का ये टॉपिक कुछ कवर हुआ है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कवर करेंगे। यदि आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।